इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। वर्चुअल माध्यम से आपदा प्रबंधन दलों को मुख्यमंत्री ने दिया कोरोना नियंत्रण के निर्देश। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा जिला अस्पतालों के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू बेड बढ़ाने की कार्यवाही की जाए और कोरोना के बाद अब पांव पसार रहा है ब्लैक फंगस। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। वर्चुअल माध्यम से आपदा प्रबंधन दलों को मुख्यमंत्री ने दिया कोरोना नियंत्रण के निर्देश। सबके सहयोग से मई में कोरोना संक्रमण मिटाने का सफल प्रयास होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट रीवा से वर्चुअल माध्यम से संभाग के सभी जिलों की विकास खंड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के निवासी जो मन में ठान लेते हैं उसे कर गुजरते हैं। अब सबने मिलकर कोरोना के चेन को तोड़ने का संकल्प लिया है और सबके सहयोग से मई माह में ही कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने में हमें सफलता मिलेगी। विंध्य क्षेत्र में बहुत जल्द कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। सदियों के बाद कोरोना संकट जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह हम सब के लिए कठिन परीक्षा है। हम सब अपने प्रयासों से इस परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री तथा प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि पूरे समर्पण के साथ कोरोना संक्रमण मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने का एकमात्र उपाय है कि जनता कर्फ्यू के निर्देशों का कठोरता से पालन करे। भीड़ ना तो एकत्रित हो और ना ही भीड़ भाड़ में जाए। शहर के हर मोहल्ले और गांव की आपदा प्रबंधन समिति कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रयास करे। किल कोरोना अभियान के दौरान हर घर का सर्वे करें। सर्दी खांसी अथवा कोरोना के लक्षण को छुपाएं नहीं, तत्काल टेस्ट कराकर उचित दवाएं लें। समय पर दवा लेने से कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सबके प्रयासों से मध्य प्रदेश में एक महीने में पॉजिटिविटी रेट 23 से घटकर 13 पहुंच गया है। कुछ दिनों में यह 5% से नीचे हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेशन में रखें। जहां इसकी सुविधा नहीं है वहां कोविड सेंटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में इसकी व्यवस्था करें। मनरेगा के कार्य कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय के साथ चलाएं। गांव में ही कोरोना की चेन तोड़ने का प्रयास करें। होम आइसोलेशन के रोगी यदि गंभीर होते हैं तो तत्काल अस्पताल में भर्ती कराएं। रीवा संभाग में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन तथा रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। संभाग में पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है। हमने अगले 15 दिनों तक यदि जनता कर्फ्यू का ठीक से पालन किया और सावधानी बरती तो विंध्य क्षेत्र से मई में ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए हमें व्यवहार में सुधार करना आवश्यक है। सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन तथा आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य मिलकर प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव का सबसे कारगर साधन टीकाकरण है। टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण जागरूकता के प्रयास करें। लोगों के मन में टीकाकरण की आशंकाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करें। हमने मई माह में सावधानी बरती तो जून माह से व्यवस्थाएं सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र के अलावा अन्य विधायक व जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से संभाग के सभी जिलों के विकास खंड स्तरीय तथा ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन दल इससे जुड़े रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जिले के हमारे सारे साथी, विभाग के साथी और ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं, हमारे सभी आपदा प्रबंधन समूह के ये बहनों और भाइयों, अधिकारी मित्रों, आज महासंकट की
इस घड़ी में अपने विंध्य की जनता पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो, इस संकट को लेके, इस जिद को लेके और इस तरफ को लेके आज करीब आया हूं। भोपाल से लगातार समीक्षा होती रहती है, लेकिन अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, यहां आके करना चाहिए। और आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सदी में कभी कभी, सदियों में कहें या एक शताब्दी में कहें, कोई अवसर ऐसा आता है जब परिस्थितियां कहें या परमात्मा कहें हमारी परीक्षा लेती है। आज हम सब नेतृत्व करने वालों की परीक्षा है। कैसे इस संकट से जनता को हम बचा पाए। आज मैं आपसे नीचे तक इसलिए जुड़ा हूं कि संकट से बचने का, महामारी रोकने का, संक्रमण को थामने का या संक्रमण को समाप्त करने का एकमात्र उपाय सारी दुनिया में एक, और वह है संक्रमण की चैन को तोड़ दो। दुनिया में जितने भी देश हैं, अभी आपने सुना होगा इंग्लैंड में 3 महीने तक उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन कर रखा। अनुशासन और संयम से पालन किया तो आज वो संकट से मुक्ति के कगार पर है। और इससे पहला उपाय है संक्रमण की चैन तोड़ देना। तो इसलिए हमने स्वयं ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू कोई सरकार का थोपा हुआ नहीं है, ये जनता को बचाने के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। उससे मेरी नीचे तक अपील है आपसे, विशेषकर गांव का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, ये भोपाल से नहीं होगा। ये काम तो हमें गांव में करना पड़ेगा, शहर में भी अपने मोहल्ले में करना पड़ेगा। और इसलिए हम स्वयं सजग और जागरूक रहते संक्रमण की चैन तोड़े, मतलब कोरोना कर्फ्यू का अक्षरशः पालन करें जब तक हम इसको लगाए रखने का फैसला करें। मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मोहन सभागार रीवा में आयोजित कोरोना नियंत्रण बैठक में पूर्व में कोरोना वॉलेंटियर अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रवीण पाठक ने मुख्यमंत्री को जिले में मैं कोरोना वॉलेंटियर अभियान के अंतर्गत संचालित सामुदायिक सेवा गतिविधियों व कुल पंजीकृत वॉलेंटियर के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से कोरोना वॉलेंटियर से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। कोरोना वॉलेंटियर तमन्ना अंसारी ने कोविड मरीजों व जरूरतमंदों को घर घर भोजन पहुंचाने, सुनीता साकेत ने किल कोरोना अभियान के माध्यम से घर घर सर्वे करने व संक्रमितों को आइसोलेट कराने में सहयोग करने, सीता सिवते ने घर में आइसोलेट मरीजों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक सामग्री पहुंचाने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। अमर भारती ने घर घर में संपर्क कर 45 वर्ष से अधिक आयु के छोटे हुए व्यक्तियों को टीकाकरण कराने व मास्क लगाने हेतु रोको टोको अभियान संचालित करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी से चर्चा करने उपरांत अच्छे कार्यों के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। कोरोना वॉलेंटियर द्वारा सम्मान स्वरूप मुख्यमंत्री को अभियान की कैंप भेंट की गई। जिला अस्पतालों के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू बेड बढ़ाने की कार्यवाही की जाए, यह बात मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कही है। साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी सक्रिय किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा संभाग के जिलों में कोविड-19 नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। रीवा, सतना व शहडोल के एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा एनआईसी केंद्र से संभाग के सतना, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में कोविड-19 नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टर से कोरोना संक्रमण नियंत्रण की जानकारी ली तथा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर सुझाव प्राप्त किए। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि सीधी, सतना व सिंगरौली जिला अस्पतालों सहित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ आईसीयू बेड बढ़ाने की कार्य योजना बनाएं, ताकि आपदा के समय में कोरोना संक्रमितों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों में ही उपचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को सक्रिय करते हुए कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने का कार्य प्राथमिकता से हो। गांववासी स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू का पालन कराएं, ताकि इस महामारी से जल्दी निजात मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्याचल के रहवासी पूरी दृढ़ता से कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में प्रशासन का सहयोग देंगे, तभी हम मई माह में ही 5% से कम पॉजिटिविटी रेट में आ जाएंगे व कोरोना को हटाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संभाग के जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हुआ है तथा पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। जरूरत इस बात की है कि कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से जनता के सहयोग से पालन हो। किल कोरोना अभियान के तहत गांव के घर घर में सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की पहचान कर उन्हें प्राथमिक उपचार की दवाई की किट दी जाए। होम आइसोलेशन में रहे मरीजों की उचित देखभाल व स्वास्थ्य की नियमित जानकारी ली जाए। उन्होंने टीकाकरण कार्य में गति लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जिलों में शिशु आईसीयू स्थापित करने की भी बात कही, ताकि बच्चे के संक्रमण का इलाज बेहतर ढंग से हो सके। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सतना के जिले अस्पताल में 20 अतिरिक्त आईसीयू बेड, सीधी में 10 आईसीयू बेड तथा सिंगरौली में प्रथम चरण में 30 सहित कुल 50 अतिरिक्त आईसीयू बेड स्थापित करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश संबंधित कलेक्टर्स को दिए। उन्होंने जिलों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड की स्थिति तथा कोविड केयर सेंटर के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। श्री चौहान ने अपेक्षा की कि सभी जनप्रतिनिधि व क्राइसिस कमेटी के सदस्य पूरी सक्रिय से कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने व संक्रमितों को समय पर इलाज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इस दौरान सतना सांसद श्री गणेश ने सतना जिले अस्पताल में वेंटिलेटर संचालन का मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता तथा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में अस्पताल स्थापना का सुझाव दिया। कलेक्टर सतना अजय कटेसरिया ने बताया कि जिले में पॉजिटिविटी दर घटकर 10% पर आ गई है। कोरोना नियंत्रण के सभी उपाय सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। सीधे जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से पॉजिटिविटी दर व किल कोरोना अभियान की विस्तार से जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि जिले में पॉजिटिविटी दर घटकर 17% पर आ गई है। विधायक केदार शुक्ल ने 300 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान कराने का सुझाव दिया। विधायक शरतेंद्र तिवारी ने सीधी जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन से परेशान संयंत्र लगाने तथा आईसीयू बेड बढ़ाने एवं विधायक निधि से थर्मामीटर व ऑक्सीमीटर क्रय किए जाने की अनुमति संबंधित प्रस्ताव दिया। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि पॉजिटिविटी दर 12% पर है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने की तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान विधायक रामलल्लू वैश्य व रामचरित वर्मा ने ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ अतिरिक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि शासन स्तर से कोरोना इलाज के लिए सभी संसाधन प्राथमिकता उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी के सहयोग से कोरोना को हटाकर हम सब सामान्य ढंग से जीवन जीने लगेंगे। रीवा स्थित एनआईसी में इस दौरान पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व जिले के कोरोना नियंत्रण हेतु नियुक्त प्रभारी मंत्री श्री राम खिलावन पटेल, कमिश्नर श्री अनिल सुचारी, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजाटी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, डीन मेडिकल कॉलेज मनोज इंदुलकर, अपर कलेक्टर इला तिवारी, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, सीईओ जिला पंचायत स्वप्नित वानखेड़े, उप संचालक सतीश निगम उपस्थित रहे। कोरोना के बाद अब पांव पसार रहा है ब्लैक फंगस। रीवा में मिले 2 नए केस, मानी जा रही जानलेवा बीमारी। ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जो कोरोना के साथ ही अत्यंत तेजी से सामने आ रही है। इस बीमारी के सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है।
वहीं इसके इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी में अलग से यूनिट बनाई जा रही है। यह बीमारी ज्यादातर उन मरीजों में पाई जा रही है जो कोरोना संक्रमित हुए और उनका डायबिटिक लेवल अनकंट्रोल रहता है। ब्लैक फंगस जानलेवा बीमारी है जो अत्यंत तेजी से बढ़ रही है। रीवा में भी 2 मरीज सामने आए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीमारी के संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी कोरोना मरीजों खासकर जो डायबिटिक मरीज हैं उन पर ज़्यादा असरदार है तथा जो हिमनो कंप्रोमाइज लेते हैं या फिर कीमोथेरेपी लेते हैं और इन्फेक्शन है ऐसे मरीज ज़्यादा इसकी गिरफ्त में देखे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रीवा में भी ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए हैं जिसके बाद इसके बचाव से लेकर इलाज के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। चिकित्सकों के मुताबिक इस बीमारी के जो शुरुआती लक्षण है उसमें आंखें लाल होना, पलकों में सूजन, सिर दर्द, उसके बाद आंखें बाहर आ जाना, नाक से खून आना, साथ ही अगर यह बीमारी ब्रेन में चली गई तो जानलेवा होने के भी चांस अत्यधिक बनते हैं और इस बीमारी में मृत्यु दर भी अधिक मानी जा रही है। इस बीमारी के इलाज के लिए व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में अस्पताल प्रबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ गया है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अलग से यूनिट बनाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद यह नई समस्या सामने आई है। हालांकि जो मरीज सामने आए हैं उनका लगातार इलाज चल रहा है। इस बीमारी के संबंध में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारू दत्त से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी आमतौर पर पर्यावरण में ही पाई जाती है। स्वस्थ मरीजों को इसका असर ना के बराबर होता है, बल्कि कोविड के कुछ मरीजों के लिए यह ज़्यादा घातक है जो डायबिटिक हैं या जिन मरीजों के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। यह बीमारी ज़्यादातर धूल मिट्टी से भी होती है और यह बीमारी नाक के रास्ते शरीर के अंदर पहुंचती है और हड्डियों को गला देती है। ऐसे में यह बीमारी जानलेवा साबित होती है। नाम की एक बीमारी आजकल आई है, क्या इसके लक्षण रहते हैं सर? इसके बचाव क्या है, कैसे पहचान में आए? देखिए, ब्लैक फंगस या जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक्चुअली पर्यावरण में बहुत कॉमन मतलब आमतौर पे पाई जाने वाली फंगस है, लेकिन ये एक स्वस्थ मनुष्य को आमतौर पे इन्फेक्ट नहीं करती। इससे पहले भी, कोविड से पहले भी जो जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले केसेस होते थे जिनमें इम्यूनोसप्रेशन, प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली जो दवाइयाँ दी जाती हैं, और दूसरा अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिनके शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, ऐसे मरीज़ों में इसका संक्रमण पहले भी पाया जाता था। अभी पिछले कुछ 15 दिनों में, महीने भर से देश भर में कई जगह से जिनमें ख़ासतौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ जो कोविड के रहे हैं और उनको स्टेरॉइड दिया गया है, तो स्टेरॉइड के कारण जब शुगर अनकंट्रोल हो जाती है तो उसके कारण म्यूकरमाइकोसिस का इंसिडेंस अभी कई जगह रिपोर्ट हुआ है। ये जब संक्रमण होता है तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ये कुछ ही दिनों में जानलेवा साबित हो सकती है। तो पनपने कैसे ये पनपते हैं, कहाँ गंदगी या बेसिकली इसके स्पोर्स म्यूकर के जो है वो आमतौर पे मिट्टी में या धूल वगैरह में सब जगह पाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब मरीज़ का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे स्टेरॉइड पे लंबे समय चला है या कोविड के कारण ही मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में अगर किसी भी रास्ते, आमतौर पे जो ये नाक के रास्ते इसके स्पोर जो हमारे नाक के बगल में साइनस होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक बार जब ये डेवलप होने लगती है तो इसकी खासियत ये होती है कि ये हड्डियों को, ऊतकों को गला के एक जगह से दूसरी जगह तुरंत फैलती है। तो कुछ दिनों के अंतर में ये नाक के साइनस से आँख में और आँख से फिर ब्रेन में एंटर कर जाती है। तो एक बार अगर ब्रेन में चली जाए तो वो कई बार फिर जानलेवा तक साबित होती है। रीवा जिले में अभी तक कोई केसेस ऐसे? रीवा जिले में 1-2 आँख में तो नहीं आए हैं हालांकि, पर 1-2 सस्पेक्ट पोस्ट कोविड जो हैं वो अभी सस्पेक्टेड हैं, उनकी जांच चल रही है। अभी पिछले 1-2 दिन में ऐसा हालांकि मैंने नहीं देखा है, बट सुनने में आया है कि 1-2 केस आए हैं अभी। सर पहले ये केस क्या देखने को मिलते थे अपने? जी, पहले साल में 1-2 बार बहुत अनकंट्रोल डायबिटिक, खासतौर पे जैसे इम्यूनोसप्रेशन जो अंग प्रत्यारोपण वाले, जैसे किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, उनको लंबे समय तक जब इम्यूनोसप्रेशन चलते थे तो ऐसे कभी कभार केसेस में देखा गया है। सर इसके डेथ रेट क्या है? डेथ रेट अगर ये एक बार ब्रेन में एंटर कर जाए, मतलब अगर डायग्नोसिस के 7 दिन के अंदर अगर सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये 60 to 80% लीथल डिसीज़ है। इसमें कुछ लोग संदेश देना चाहें किससे बचाव? देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि स्टेरॉइड, खैर वो तो डॉक्टरों को अपने हिसाब से करना, उसकी गाइडलाइन जारी हुई है। मरीज़ों के हिस्से में ये आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड से ठीक हुए हैं,
तो आपको अपनी शुगर लेवल को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है, और अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके भले इंसुलिन का डोज़ या दवाइयों का डोज़ एडजस्ट करें कि शुगर किसी भी हाल में कंट्रोल रहे। वो सबसे पहला काम है। दूसरा, चूँकि ये धूल में और मिट्टी में आमतौर पे इसके स्पोर्स होते हैं, तो मास्क वैसे भी हमें लगाना ही है। मास्क इससे प्रोटेक्शन करता है। धूल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आप बागवानी करते हैं या किसी वजह से धूल वाली जगह पे जाते हैं, तो हाथ की सफाई और मतलब हाथ धो लें अच्छे से, तो इससे काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। सर, ये ब्लैक फंगस जैसी एक बीमारी अभी चली है, जिसको लेकर के क्या इसके वो रहते हैं, किस तरीके से इसके लक्षण रहते हैं, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, क्या इसको बचाव? हमारे जो साइंटिफिक इसमें इसको म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ये एक तरह की फंगस होती हैगी, और ये जो अधिकतर उन लोगों को होती है जिनका डायबिटिक अनकंट्रोल रहता है या डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, उन लोगों को हो जाते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लेते हैं, जो स्टेरॉइड पे हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के पेशेंट, उन लोगों को संभावना अधिक रहती है। जिनको इन्फेक्शन की संभावना घड़ी घड़ी है, उनको भी ये म्यूकर माइकोसिस होने की संभावना अधिक रहती हैगी। इसके मुख्य जो ये एरिया जो है वो फेस इन्वॉल्व होता है, तो आँखों के अंदर आँखें बाहर आने के लक्षण, नाक से खून आ जाना, जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाना, और इसके साथ में जब ये ब्रेन में चला जाता है, तो जब ब्रेन में चला जाता है तो उस परिस्थिति में पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता हैगा। उसको जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना, उसी तरह के दौरे आने लगते हैंगे। तो ये एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होता हैगा। अभी कोविड के दौरान भी हमारे यहाँ पर 2 पेशेंट अभी वर्तमान में भर्ती है, और इसके लिए हम लोग दवाई कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कोविड की वजह से तो मृत्यु दर अलग बात है, लेकिन इसमें और मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो इसमें हम लोग अभी जो है जो ज़्यादा करके जो अपने को प्रिवेंशन जो लेना रहता है कि कई बार डायबिटिक को अच्छे से कंट्रोल करना होगा, हाइजीन को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक पेशेंटों का, जो जिन लोगों को डायबिटिक है, उनका अधिक से अधिक इंसुलिन के द्वारा हम करेक्ट करें, ताकि ये इन्फेक्शन से हम इन लोगों को बचा सकें। ज़िले का तो अभी मैं कह नहीं सकता। 2 पेशेंट वर्तमान में हमारे पास भर्ती, जिनका इलाज चल रहा है। तो इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? दवाई है या बचाव के लिए मुख्यतः यही है कि हम लोग जो है डायबिटिक को कंट्रोल करें। दूसरा, जो हम कोविड में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका थोड़ा सा रेशनल यूज़ करें। जितना ज़रूरत है उतना ही स्टेरॉइड हम देने का प्रयास करें। कई बार कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं तो स्टेरॉइड का डोज भी बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड एक मुख्य हमारा ट्रीटमेंट होता है कोविड में, तो उसी का डोज इस तरह से निर्धारित करके हम चल रहे हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। तो ये और दूसरी सावधानियाँ जैसे हमारे हाइजीन की से लेके कि वो हम लोग करते ही हैं, वो एक सावधानी हम लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं ये कोरोना से ज़्यादा घातक साबित हो सकता है? कोरोना के पेशेंट के लिए ज़्यादा घातक है। वैसे जनरल पॉपुलेशन में जिनको डायबिटिक अनकंट्रोल है उनको होता ही रहता है, लेकिन जब से कोविड हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा, इसलिए इसकी संख्या भी कई अन्य प्रदेशों में इसकी संख्या बढ़ी है। जैसे अगर एक पेशेंट के अंदर अगर ये लक्षण दिखते हैं तो ये कितनी देर में ये कितना घातक हो सकता है, कितनी देर तक? ये जैसे ही इसके सिम्टम आना चालू होते हैं तो 48 to 72 आवर में ये घातक हो सकता है। और इसके जो इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन भी, वो वर्तमान में हमारे पास लिमिटेड है, हम लोग दे रहे हैं। और आगे हम लोग जैसे जैसे पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो हम दवाइयाँ इसकी करते रहेंगे। सर, लोगों में ये देखा जा रहा है कि वो अपने से दवाइयाँ ले रहे हैं, विटामिन सी हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई और कई तरह की दवाइयाँ, तो वो उनके लिए कितनी घातक है? ये बाकी दवाइयाँ तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक अगर लेते हैं वो, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का डर रहता है। इसलिए एम्पेरिकल एंटीबायोटिक सोच समझ के लें, चिकित्सकीय सलाह के बाद ही लें। अपनों का हाल जानने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड पहुंचे सिमरिया विधायक। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी बुधवार को सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को उपलब्ध होने वाली चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुशल क्षेम भी पूछी। इस दौरान एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन शुक्ला समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी व चिकित्सक मौजूद रहे। कोविड मरीजों का हाल जानने पीपीई किट पहनकर अस्पताल पहुंचे विधायक समेत अन्य जिम्मेदारों द्वारा वहां भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली गई तथा इलाज करा रहे मरीजों की हौसला अफजाई भी की गई। साथ ही विधायक ने ईश्वर से सभी भर्ती मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
सिमरिया क्षेत्र में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य कोविड मरीजों की सेवा में तत्परता से कार्य कर रहा है, जिसकी देखरेख व स्वस्थ व्यवस्था देखने प्रभारी डॉक्टर रंजन सिंह, डॉक्टर नितिन शुक्ला, डॉक्टर अमित सिंह की सतत निगरानी में चल रहा है। यहाँ पर 10 बिस्तरीय कोविड वार्ड बनाया गया है और 7 बिस्तरों में ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई गई है, जहाँ लगातार कोरोना संक्रमित मरीज स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं। इस कार्य के लिए विधायक द्वारा डॉक्टरों की टीम को भी बधाई दी गई है। अस्पताल का जायजा लेते हुए विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में कोविड मरीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे कि यहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भमरा निवासी श्रीनिवास तिवारी की 4 मई को सिटी स्कैन रिपोर्ट में 96% तक लंग्स संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में बेहतर इलाज किया जा रहा है, जहां निरंतर श्री तिवारी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। कोरोना से निजात पाने तेजी से जारी है टीकाकरण का कार्य। कोरोना संक्रमण से बचने शासन स्तर पर निरंतर वैक्सीनेशन का कार्य अत्यंत तेजी से किया जा रहा है, ताकि इस महामारी से लोगों को निजात मिल सके। इसका लाभ बेहतर ढंग से लोगों को मिल सके, इस दिशा में भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और 45 से 60 वर्ष के लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण का अभियान आगामी 15 मई दिन शनिवार तक जारी रहेगा। कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम के लिए टीका का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विगत कई माह से लगातार शहरी कस्बों एवं ग्रामीण इलाकों में 45 प्लस से अधिक उम्र वालों को प्रथम एवं द्वितीय खुराक का टीकाकरण किया जा रहा है। इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित किए जाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपर कलेक्टर व स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशानुसार चल रहा है, जो प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर आगामी शनिवार तक अग्रलिखित केंद्रों में टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए इन स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय खुराक 45 प्लस वाले लोगों के लिए नगर परिषद ग्रामीण क्षेत्र के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मंगल भवन चाकघाट, सरस्वती शिशु मंदिर परिसर त्योथर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमानगंज, बाबूपुर गुड़, मांगलिक भवन हनुमाना, उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर, उत्कृष्ट विद्यालय सिमरिया, प्राथमिक शाला कुलौरा वार्ड नगर परिषद सिमरिया, कन्या हाई स्कूल वार्ड 2 नगर परिषद सिमरिया, आंगनवाड़ी भवन शिवपुरवा वार्ड 13 नगर परिषद सिमरिया, आंगनवाड़ी भवन वार्ड 5 नगर परिषद बैकुंठपुर, कन्या हाई स्कूल नगर परिषद सिरमौर, प्राथमिक विद्यालय नगमा वार्ड 14-15 नगर परिषद मनगवा, माध्यमिक विद्यालय अम्बी वार्ड 9, 10, 11, 12, 13 नगर परिषद मनगवा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुबगवा कुर्मियान वार्ड 1, 2, 3 नगर परिषद मऊगंज, प्राथमिक विद्यालय घुरेहटा बड़ा टोला नगर परिषद मऊगंज, प्रथम एवं द्वितीय खुराक 45 वर्ष के लिए शहरी क्षेत्र टीकाकरण केंद्र, गेरियाट्रिक वार्ड मेडिकल कॉलेज रीवा, सिंधु भवन रीवा, चोपड़ा विद्यालय, पीके स्कूल सिरमौर चौराहा, शासकीय शाला भवन समान, इन सभी केंद्रों में प्रथम एवं द्वितीय खुराक 45 प्लस से अधिक उम्र वाले लोगों को निःशुल्क कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। कोई भी 45 प्लस वाला व्यक्ति जाकर टीकाकरण करवा सकता है, जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। आवश्यक दस्तावेज पहचान पत्र जिसमें जन्म का वर्ष अंकित हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य। 45 प्लस के लिए पूर्व से कोई आवेदन एवं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उक्त केंद्र में प्रथम खुराक लगने के बाद 42 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक भी लगाई जा सकती है, चाहे प्रथम खुराक का ही अन्य जगह लगवाई हो, जिसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। प्रथम खुराक 18 प्लस से 44 उम्र वालों के लिए टीकाकरण केंद्र शहरी क्षेत्र गेरियाट्रिक मेडिकल वार्ड कॉलेज रीवा, सिंधु भवन रीवा, संजीवनी क्लिनिक ढेकहा, पीएचसी रतहरा, पीएचसी बोदाबाग, आयुर्वेदिक कॉलेज निपनिया। 18 से 44 वर्ष तक उम्र के व्यक्ति को टीकाकरण किया जा रहा है। उसके उक्त केंद्रों में टीकाकरण हेतु पहले रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप में करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको केंद्र समय एवं दिनांक अपॉइंटमेंट मिलने के बाद की आवंटित दिनांक एवं समय को केंद्र में उपस्थिति होगी पहचान पत्र सहित। उक्त केंद्रों में समय से पहुंचकर टीका लगवाएं। कोविड-19 से बचाव करते हुए मास्क लगाकर एवं सामाजिक दूरी बनाते हुए। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। आज आए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक जहां रीवा जिले में 226 मरीज मिले, वहीं 330 लोग एक साथ कोरोना को मात भी दिए हैं।
इसके साथ ही गुरुवार को फिर से 2 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ अभी तक में हुई टोटल मौत पर नज़र डालें तो यह आंकड़ा 69 पहुंच चुका है। इसके बाद भी जिस तरह से निरंतर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा है वह अत्यंत खुशी और राहत देने वाला है, क्योंकि इन दिनों देश प्रदेश के कई हिस्सों के साथ ही रीवा में भी संक्रमित मरीजों के आंकड़े में तेजी से गिरावट देखी जा रही है और यह आंकड़ा आने वाले समय के लिए अत्यंत सुखद माना जा रहा है। इसी के साथ 13 मई को आए क्षेत्रवार आंकड़े की बात करें तो रीवा शहर में 55 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सिरमौर दूसरे स्थान पर रहा, जहां 38 मरीज मिले। गंगेव में 30, गोविंदगढ़ में 13, जवा में 16, रायपुर करचलियान में 22, मऊगंज में 15, हनुमाना में 11, त्योथर में 20। इसी के साथ नई गढ़ी में सबसे कम 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।